बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य हुआ करता था उदयगढ़, जहां प्रताप सिंह नाम का चक्रवर्ती राजा राज करता था। राजा प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उस राजा के राज्य में एक भी गरीब आदमी नहीं रहता था, तो प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा का विवाह नहीं हुआ था, तो महल में कोई रानी नहीं थी। राजा का विवाह कुछ दिन पहले पड़ोस के राज्य जगतगढ़ में तय हुआ था। राजा सज धज कर बारात लेकर गया था, परंतु ऐन वक्त पर राजकुमारी चंपा राजा से विवाह करने से इनकार कर गई। वो गंगापुर के राजकुमार से प्रेम करती थी। वो राजा से विवाह के वक्त ही घोषणा कर दी कि मैं किसी और को पसंद करती हूं। मेरे पिता ये जानते हुए भी आपसे मेरा विवाह करा रहे हैं। मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती और मेरे कारण आप दुखी हो। विवाह करके पछताएं, इससे पहले आपको आगाह कर दे रही हूं कि आप अपनी बारात लेकर वापस जाएं। राजा राजकुमारी की बात सुनकर नाराज नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्न हुआ कि राजकुमारी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बात पहले बता दी, वरना विवाह हो जाने के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि आपको ना चाहते हुए रानी बनकर रहना पड़ता और विवाह के बाद ये बात बताती कि किसी राजकुमार से प्रेम है, तो फिर आपकी सारी उम्र कैद खाने में बीत जाती। मैं आपके साहसपूर्ण फैसले से अति प्रसन्न हूं। राजा बारात लेकर बिना दुल्हन के वापस लौट आया। हालांकि बिना विवाह किए राजा को वापस लौटना पड़े, ये अपमानजनित बात थी, परंतु राजा ने इसे अपने राजमहल के लिए शुभ माना और फिर अपने विवाह पर कोई वार्ता लंबे समय के लिए टाल दिया। प्रजा के लोग राजा के इस फैसले से दुखी थे, तो राजमहल में भी राजा को चाहने वाले काफी दुखी थे। इस तरह कई वर्ष गुजर गए, मगर राजा ने विवाह पर कोई चर्चा नहीं की। तब राजमहल के राजपुरोहित ने राजा से बात की कि महाराज, एक रानी के बगैर राजमहल को शुभ नहीं माना जाता। आपके राजमहल पर आपके पिता के चचेरे भाइयों की नजर लगी हुई है और आपका विवाह ना करना उनको षड्यंत्र रचने का मौका दे रहा है। आपके महल में कोई साजिश हो, अकारण ही महल में दुश्मन पैदा हो। आप उस जड़ को ही समाप्त कर डालिए। आप आज नहीं कल विवाह अवश्य करेंगे, तो जो काम आप कल करिएगा आज ही कर डालिए। राजा बोला, गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, परंतु मैं किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। राजा की राजकुमारियों से मेरा एतबार उठ गया है। अतः मैं अपने प्रजा के बीच से ही अपने लिए रानी चाहता हूं, परंतु मैं अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया हूं। मैं खुद से प्रजा के विच से अपने लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश में हूं। गुरुदेव बोले, महाराज ठीक है, आप जैसा उचित समझे वो करे, परंतु जल्दी करें। समय और उम्र किसी का इंतजार नहीं करते। आपके विवाह नहीं करने से उम्र ठहरी नहीं रहेगी, वो निकलती जाएगी और एक दिन आप भी हमारे तरह बूले दिखने लगेंगे। उस वक्त ना तो आपका विवाह हो पाएगा, ना बिता हुआ वक्त वापस आएगा। आप तो खुद ही ज्ञानी हो, गुरुकुल में संपूर्ण शिक्षा ग्रहण किया हुआ है। मैं तो कहने मात्र का राजगुरु हूं। आप कहीं मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। बस फर्क इतना है कि मैं उम्र के हिसाब से वक्त को परखा है और आप नए हो तो वक्त को परखने की कोशिश कर रहे हो। अब आप बिना समय गवाए सभी कार्य राजदरबारियों पर छोड़कर पहले एक रानी के तलाश में निकल जाएं। राजा बोला, गुरुदेव, मैं आज ही निकलूंगा। मेरा 2 काम एक साथ हो जाएगा, प्रजा के विच में घूम लेना और रानी की तलाश। राजा अपने मंत्री के साथ दूसरे दिन प्रजा के बीच भ्रमण के लिए निकल गया। दोनों दोपहर तक कई गांव का भ्रमण कर लिए, बहुत लोगों का हाल चाल जाना तथा कई गरीब लोगों का राजा मदद भी किया। उसके बाद फिर दूसरे आगे वाला गांव के लिए निकल गए। वो गांव इस गांव से काफी दूर था। रास्ते में एक बहुत छोटा सा बंध था, जिसे पार करना सिर्फ 10 मिनट का काम था।
ऐसे छोटे छोटे वन गांव के आसपास बहुतायत में थे। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री उनके आगे आगे चली जा रही है। दूर से देखकर अनुमान लगा पाना मुश्किल था कि स्त्री कुंवारी है या विवाहिता। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, सामने जो स्त्री जा रही है वो अति सुंदर जान पड़ती है। मुझे देखने से लगता है कि अविवाहित है। हमें इसका पीछा करना चाहिए कि कहाँ जा रही है। मंत्री बोला, महाराज, ये कहना जल्दबाजी होगी कि स्त्री कुंवारी है या विवाहिता। वैसे सुंदर तो बहुत है। शायद वो अपने पति या फिर पिता के लिए खाना लेकर जा रही है। हमें इस स्त्री का पीछा करना चाहिए, कुछ इस तरह की वो समझ ना पाए कि कोई हमारा पीछा भी कर रहा है। वो स्त्री चलते हुए वन में पहुंच गई। वहां एक नवजवान चरवाहा अपने पशुओं को चरा रहा था। स्त्री पहले इधर उधर देखी। उसे इत्मीनान हो गया कि उसे कोई देख नहीं रहा। तब वो अपना खाना उस चरवाहे को दे दी। फिर दोनों वापस में कुछ बातें किए और उसके बाद खाली बर्तन लिए स्त्री फिर आगे बढ़ गई। राजा और मंत्री जल्दी से उस चरवाहे के पास गए। राज्य के राजा को सामने देख चरवाहा थर थर कांपने लगा। वो समझ गया था कि स्त्री से खाना लेते हुए और स्त्री का आलिंगन करते हुए राजा ने देख लिया है। अब तो मेरी खैर नहीं। ये राजा है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। किसी स्त्री पर बुरी नजर रखना, व्यभिचार करना राजा के नजर में सबसे बड़ा अपराध है। उसकी सजा सिर्फ फांसी है। राजा उस चरवाहे से पूछा कि जो स्त्री अभी अभी तुम्हें खाना देकर गई है वो स्त्री तुम्हारी कौन है? चरवाहा बोला, ममम महाराज, हे, हमने तो किसी स्त्री को नहीं देखा। तब मंत्री बोला, लेकिन हमने तो सब कुछ देख लिया है। सच सच बताओ, वरना इसी वक्त तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। किसी गैर की स्त्री के साथ संबंध रखते हो और कहते हो कि मैंने स्त्री को नहीं देखा। बोलो, वो स्त्री कौन है? चरवाहा बोला, क्षमा करे महाराज, गलती हो गई है। वो स्त्री हमारी पड़ोसन है, हमारे ही पड़ोस में रहती है। वो एक किसान की पत्नी है। उसका पति इस वन के उस पार खेती करने गया है। वो उसी को खाना लेकर रोज जाती है, मगर मुझसे इतना प्रेम करती है कि खाना किसी ना किसी बहाने मुझे खिला देती है और पति से कोई झूठ बोल देती है। आज भी वो एक बड़ा झूठ बोलेगी। मंत्री बोला, कौन सा बड़ा झूठ बोलेगी? चरवाहा बोला, महाराज, वो आप दोनों को इधर आते देख ली थी, तो वो पति से जाकर बोलेगी कि उसका खाना आप दोनों ने खा लिया है। पति उस पर नाराज होने बजाय बहुत खुश होगा कि आज मेरे भाग्य जागे कि मेरे घर का खाना राजा ने खाया है। राजा बोला, अब तुम सत्य बता दिए हो तो तुम्हें एक बार माफ कर देते हैं, वरना हम गैर स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले को बहुत कठोर दंड देते हैं। हम उसको या तो शूली चरवा देते हैं या फिर आंखें निकलवा लेते हैं, मगर हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सजा से बच गए, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। आज से वह स्त्री तुम्हारी बहन है और उसे बहन ही संबोधित करोगे। हमारे गुप्तचर इस बात का पता लगाएंगे कि तुम मेरे बात पर अमल कर रहे हो या मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। गलती पकड़े जाने पर तुम्हें फांसी लग जाएगी। चरवाहा बोला, मम्मम महाराज, मेरी मजाल कहा कि आपकी बात को ना मानूं। मैं आज से ही आपकी बात मान गया। राजा उस किसान के खोज में निकल पड़ा। जंगल पार करते ही वो किसान मिल गया जो हल चला रहा था। उसकी पत्नी पहले ही रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से घर के लिए चल दी थी। राजा और मंत्री को देखते ही किसान खेत से बाहर आ गया और राजा को प्रणाम कर बोला कि महाराज, धन्य भाग हमारे की, आपने हमारी पत्नी के हाथ का बना खाना खाया। महाराज, कृपया बताएं कि मेरी पत्नी के हाथ का खाना आपको कैसा लगा? राजा बोला, किसान, तुम किस धोखे में जी रहे हो? हमारी और तुम्हारी पत्नी की तो मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, उसे आते हुए देखा जरूर था। उसी से मिलने के लिए तो हम यहां तक आए थे, परंतु लगता है रास्ता बदल कर निकल गई है।
मंत्री बोला, किसान, तुम्हारी पत्नी खाना किसी ना किसों को तो खिला ही रही है, और जो खा रहा है वही खाने का स्वाद बता सकता है। तुम जवान पत्नी को अकेले घर पर छोड़कर क्यों आते हो? उसे भी साथ खेत में लाते, उससे भी दिन भर खेत में काम लेते। इससे तुम्हें दो फायदे होते, पत्नी की सुरक्षा और खेत के काम दोनों हो जाते। कल से खाना दाना के साथ ही पत्नी को लेकर खेत में चले आना। वैसे तुम भूखे होगे तो आज राज दरबार का खाना खा लो, हम साथ लाए हैं, उसे खा लो। हां, एक बात याद रखना, घर जाते ही पत्नी से पूछ लेना कि खाना खाने के बदले राजा ने तुम्हें क्या इनाम दिया है। राजा किसी का भोजन पानी मुफ्त में नहीं लेते, बल्कि उसके बदले कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते हैं। राजा इतनी बात कह चल आगे के लिए चल पड़ा। तब मंत्री बोला कि महाराज, आप और आगे ना बढ़ें, हम राजमहल से काफी दूर निकल आए हैं, हमें शाम ढलने से पहले राजमहल वापस भी तो जाना है। राजा और मंत्री दोनों महल लौट आए। राजा के मन में अब ग्रामीण स्त्रियों से भी एतबार उठ गया था। उसने आज जो प्रत्यक्ष देखा, ऐसी घटना की उसने कल्पना भी नहीं की थी कि स्त्री विवाह के बाद भी पति को धोखा दे सकती है। अब तो हमारी प्रजा की भी स्त्रियां विश्वास करने योग्य नहीं है। राजा ने अपनी बात गुरुदेव से भी बताई कि गुरुदेव, मैंने आज जो घटना प्रजा के विच की एक विवाहिता स्त्री की देखी, उससे तो अब प्रजा की स्त्रियों से भी विश्वास उठ गया है। राजगुरु बोले, राजन, ये संसार है, इसमें भले बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं। पुरुषों में जहां चोर, बदमाश, ठग, व्यभिचारी, लंपट भी रहते हैं, तो वहीं साधु, संत, तपस्वी और सज्जन पुरुष भी रहते हैं। वहीं स्त्रियों में कुछ कुलटा, व्यभिचारिणी, कुलक्षणी स्त्रियां रहती है, तो सर्वाधिक स्त्रियां पतिव्रता, धर्मपारायण, लक्ष्मी स्वरूपा भी होती है, जिनके बल से ये संसार चलता है। आपने तो सिर्फ एक स्त्री अपवाद रूप में देखा है, आप पहले और भी स्त्रियों को देखिए, कुंवारी लड़कियों को भी देखिए। आपको ऐसी भी स्त्री मिल जाएगी जिसके आगे राज दरबार भी तिनका के समान है। राजा होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो अपने माता पिता, भाई बंधु को आपके राज्य से भी बड़ा मानती है। आप सिर्फ एक लंपट स्त्री को देखकर समूची प्रजा की स्त्रियों पर लाक्षण नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको बहुत परखने होंगे। हो सकता है आपको अपना भेष भी बदलकर प्रजा के विच भ्रमण करना पड़े। आप 1-2 दिन नहीं, 1-2 माह या 1 साल तक प्रजा में भ्रमण कीजिए। आपकी रानी प्रजा के विच ही छुपी बैठी है, उसे ढूंढ निकालने में बहुत वक्त लग जाए, परंतु आप ना ही हिम्मत हारिए, न विश्वास को छोड़िए, बाकी सब शुभ शुभ ही होगा। राजा दूसरे दिन भी प्रजा के विच निकल गया, साथ में वही मंत्री जी भी थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, दोनों तेजी से जंगल पार कर रहे थे। राजा को जोरों की प्यास लग गई थी, तो वो मंत्री से बोला, मंत्री जी जरा मशक मेरे को देना, मुझे प्यास लग गई है। मंत्री के तो होश उड़ गए, भोजन तो लिया था परंतु पानी का मशक लाना भूल गया था। वो राजा से बोला, महाराज, मुझसे भारी भूल हो गई, मैं आज मशक लाना ही भूल गया। राजा बोला, मंत्री जी, आपको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, अब नहीं लाए हैं तो मेरे लिए अभी पानी का कोई प्रबंध कीजिए। मंत्री बहुत परेशान हुआ। छोटा सा जंगल था, उसमें कुछ झाड़ी, जंगली पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। ताल पोखर का तो नामो निशान नहीं था। सहसा एक स्त्री भोजन और पानी लेकर जाती हुई दिखी। मंत्री जल्दी से स्त्री के पास गया और बोला, ए स्त्री, तुम अपना पानी मुझे दे दो, हमारे महाराज बहुत प्यासे हुए हैं। स्त्री बोली, आप कौन हो और आपका महाराज कौन है? मंत्री बोला, अरे तू हमें नहीं जानती, मैं इस राज्य का मंत्री हूं और मेरे महाराज इस राज्य के राजा। स्त्री बोली, क्षमा करें मंत्री जी, मैं ये पानी आपको नहीं दे सकती, ये मैं अपने महाराज के लिए ले जा रही हूं। अगर आपको पानी पीना है तो मेरे घर चलिए, मेरी सास आपको पानी पिला देगी, भूखे होंगे तो भोजन भी दे देगी। मंत्री बोली, बदतमीज स्त्री,
तुम एक मंत्री से जुबान लड़ा रही हो। स्त्री बोली, अपनी औकात राज दरबार में दिखाइएगा, किसी स्त्री के सामने नहीं। स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। मेरा पति पास में ही लकड़ी काट रहे हैं, उनको ले जाकर दे देती हूं, उनसे ही मांग लेना, मगर हां, मेरे को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। बड़े चले हैं मंत्री बनने, स्त्री से बात करने की भी तमीज नहीं है। राजा भी स्त्री के पास आ गया था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वो समझ गया था स्त्री भाव की भूखी है। तो राजा बोला, मेरी प्यारी बहन, मुझे सचमुच जोर की प्यास लग गई है, तुम पानी दे दो तो तेरे भाई का प्राण बच जाएंगे। स्त्री बोली, आप मेरे भाई हो, ये पहले बताना चाहिए था ना। आप पानी पी लो, खाना भी खा लो, मैं पति के लिए दूसरा खाना पानी ला दूंगी। पास में ही थोड़ी दूरी पर कुंवा है, और पानी चाहिए तो ला देती हूं। राजा ने स्त्री के हाथ से पानी लेकर पी लिया। उसके बाद राजा अपने गले से हार उतार स्त्री को देने लगा। तो स्त्री बोली, आप इसे रख लो। कोई स्त्री अपने भाई को पानी पिलाने के बदले कोई मोल नहीं लेती। स्त्री वहां से पानी लेने चली गई। राजा वहां से आगे बढ़ गया। आज उसने स्त्री का दूसरा रूप देख लिया था कि स्त्री अपने पति, अपने भाई बंधु को राजा से भी बड़ा समझती है। उसके लिए हीरे का हार कोई मतलब नहीं रखता। उसके पास जो कुछ भी है उतने में ही खुश है। उसे कोई लोभ लालच नहीं है। जिस स्त्री में कोई लालच नहीं, उसके कदम कभी नहीं बहक सकते। राजा महल में लौट आया और आज की भी घटना गुरुदेव से बताया। गुरुदेव बोले, राजन, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें और भी चमत्कारी स्त्रियां मिलेगी जिसे देखकर हैरान रह जाओगे। राजा तीसरे दिन भी मंत्री के साथ फिर ग्रामीण प्रजा के बीच भ्रमण के लिए निकला। आज वो अपने नगर के उत्तर दिशा में चला गया था। उत्तर दिशा में एक घनघोर जंगल था। वो बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के आसपास कई गांव थे। राजा ने उसी गांव में भ्रमण का मुंड बनाया था। राजा मंत्री के साथ पहले जंगल भ्रमण का विचार किया। जंगल में कई लकड़हारे लकड़ी काट रहे थे, तो कई स्त्रियां भी लकड़ी काटने में उनकी मदद कर रही थी। स्वाभाविक था कि वो स्त्रियां उन लकड़हारों की पत्नियां या फिर उनके घर की कोई स्त्री थी। राजा ने देखा कि एक कुंवारी स्त्री भी उन सबसे दूर हटकर अकेली लकड़ी काट रही थी। संभवतः वो आई तो इन सब के साथ ही थी, परंतु इनके घर की नहीं थी। उसका कोई लकड़ी काटने में सहयोग नहीं कर रहा था। उसे देखने से लग रहा था कि बहुत मजबूरी में वो जंगल में आई है। राजा मंत्री के साथ उसके पास गया। अपने पास किसी अजनबी को आते देख वो सावधान हो गई। वो लकड़ी काटना छोड़ दोनों को ही देखने लगी। राजा ने देखा कि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके हाथ बता रहे थे कि आज उसने पहली बार अपने हाथ में कुल्हाड़ी थामा है। मंत्री लड़की के पास जाकर बोला कि हम इस राज्य का मंत्री हूं और ये हमारे महाराज है। लड़की बोली, मैं क्या करूं? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मंत्री बोला, हमारे महाराज बहुत दयालु है, गरीब असहायों की मदद करते रहते हैं। लड़की बोली, आप मदद करिए, ये तो अच्छी बात है। आप गरीब असहाय के पास जाइए, उनकी सहायता कीजिए। यहां इस जंगल में कोई आपको गरीब असहाय कैसे मिलेगा? और ये सब मुझसे बताने से क्या फायदा? मैं किसी गरीब असहाय को नहीं जानती। मंत्री बोला, अरे सामने राजा साहब है, उनके सामने ऐसा नहीं बोला जाता। लड़की बोली, मैं किसी मंत्री या राजा को नहीं जानती, पहले कभी देखा भी नहीं है। आप कहते हो तो मान लेती हूं कि आप मंत्री हो और आपके साथ में जो है वो राजा है, परंतु मुझे राजा या मंत्री से क्या काम? आप लोग अपना काम करिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे जल्दी से घर लौटना है। घर में मेरी मां बीमार है, उसकी देखभाल भी करना है। मंत्र बोला, यही तो हम कह रहे हैं कि तुम किसी ना किसी मुश्किल में हो, इसलिए जंगल में लकड़ी काटने आए हो। लड़की बोली, आपकी बात सही है कि मैं पहली बार लकड़ी काटने आई हूं,
मगर यह बात गलत है कि मैं किसी मुश्किल में हूं, और मुश्किल में हुई तब भी किसी अनजान से कोई मदद नहीं ले सकती। मंत्री बोला, राजा अपने राज्य के लिए अनजान नहीं होता। राजा तो हर किसी का होता है, और राजा से तो खुद ही लोग सहायता मांगने पहुंचते हैं। राजा खुद ही चलकर तुम्हारे पास आए हैं तो तुम्हें तो प्रसन्न होकर मदद मांग लेने चाहिए। लड़की बोली, आप दोनों मुझे बहरूपिये लगते हो। राजा भला क्यों किसी के पास मदद को आने लगा, और थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि आप राजा हो, तभी मैं कोई सहायता नहीं ले सकती। मां ने किसी से प्रसाद भी लेने से मना किया है। कृपया आप लोग जाइए और किसी दूसरे का मदद कीजिए। मंत्री बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोई मदद नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, परंतु ये तो बताओ कि कहाँ की हो, घर तुम्हारा कहाँ है, मां तुम्हारी कहाँ रहती है। लड़की बोली, जंगल से निकलते ही जो सामने घर मिलेगा वही मेरा घर है। मेरे घर में मैं और मेरी मां रहती है। मेरे पिता नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है। मेरा घर बार सिर्फ मां संभालती है, मगर कल से बीमार पड़ गई है। घर में ईंधन खत्म हो गया था, इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। मैं जंगल में कोई अकेले नहीं आई हूं, मेरे साथ झबलू काका है, जो पास में ही लकड़ी काट रहे हैं। लड़की ने एक सांस में अपनी सारी कहानी राजा और मंत्री को सुना दी थी। राजा वहां से लौट पड़ा। वो लड़की के आने से पहले उसके घर में चला आया। लड़की की मां ने राजा को कई बार देखा था। वो देखते ही पहचान गई कि हमारे घर राजा आया हुआ है। वो बीमार थी, ठीक से उठ नहीं पा रही थी। राजा को अपने घर में देखते ही उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तब राजा बोला, माता जी आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी ही मैं आपके पास राज्य वैद्य को भेजता हूं। वैद्य जी आपका इलाज कर देंगे, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बूढ़ी स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मैं भला राज्य वैद्य से इलाज कैसे करा सकती हूं? मैं गरीब स्त्री हूं, मेरे पास उन्हें देने को पैसे भी नहीं है। राजा बोला, माता जी आप क्या बात करती हो? जिसके घर राजा पधारे और उसे फिर धन की कमी रह जाए तो राजा के लिए डूब मरने की बात होगी। आपको अभी मैं ये 1000 सोने की मोहरें देता हूं, आप इसे रख लो। अब आप बूढ़ी हो गई हो, आपसे कोई काम धंधा हो नहीं सकता। मैं राजा हूं तो प्रजा का ख्याल रखना हमारा काम है। वैद्य जी इलाज करने आएंगे तो वो कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, उसका खर्च भी हम राज दरबार से दिलवा देंगे। और किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं उसमें सहायता कर दूंगा। तब बुधिया बोली, महाराज क्या बताओ, बेटी सयानी हो चली है, अब उसके विवाह की चिंता मुझे खाए जा रही है। सोचती हूं जल्दी से बेटी का विवाह कर दूं। मेरी इस बूढ़े शरीर का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ दे। राजा बोला, माता जी हम आपकी हर चिंता पर विचार करेंगे, आपकी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। बस आपको अपनी बेटी के लिए पसंद बता दीजिए कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए, या लड़की को कोई लड़का पसंद हो तो वो उसके विषय में बता दे। मैं उसी लड़के से आपकी बेटी का विवाह करा दूंगा। फिलहाल चलता हूं, पुनः 1-2 रोज में आपके घर आऊंगा। पहले आप ठीक हो ले, उसके बाद हम विवाह पर चर्चा करेंगे। राजा मंत्री के साथ महल लौट चला। मंत्री बोला, महाराज क्या बदतमीज लड़की से आज पाला पड़ा था। वो आपको राजा मानने को तैयार ही नहीं थी, और आपको बहरूपिया बोल दी। मुझे तो बहुत बुरा लगा, परंतु आप हो कि उस मूर्ख लड़की के मां को 1000 सोने के सिक्के दे आए, ऊपर से उस नकचड़ी के विवाह के आश्वासन दे आए। राजा बोला, मंत्री जी उस लड़की ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो गलत हो, हम खुद ही गलत थे। कोई राजा अपने सामने माथे पर लिख कर नहीं चलता कि मैं राजा हूं। अपनी बड़ाई करने वाला खुद बौना बन जाता है। लड़की का सबसे बड़ा गुण था कि वह हमारी कोई भी सहायता लेने से इनकार कर दी। वो एक भली और अच्छी लड़की है, हम उसकी विवाह में भी भरपूर सहायता करेंगे।
राजा ने आते ही राजवैद्य को उस बूढ़ी स्त्री के पास भेज दिया। उड़ा जंगल से लड़की जब लकड़ी लेकर घर लौटी तो मां से बताई कि मां, जंगल में आज 2 बहरूपिये मिल गए थे। एक मंत्री बना था जबकि दूसरा राजा बना हुआ था। वो मेरी सहायता करने की बात कर रहे थे तो मैंने भी खरी खरी सुना दिया और उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया। क्या आए थे? बुघिया बोली, बेटी तुमने अच्छा नहीं किया। वो कोई बहरूपिया नहीं थे, वो राजा और मंत्री ही थे। राजा मुझे 1000 सोने की मुहरें दे गया है और राजवैद्य को भेजने की बात बोल गया है। राजा तेरी विवाह में सहायता की बात बोल गया है। राजा तुम्हारी पसंद भी पूछ गया है। वो ये भी कह गया है कि तू जिस किसी को पसंद करती है या करेगी तो वो उसी से तुम्हारा विवाह करा देगा। लड़की बोली, ये क्या बात हुई? मैं भला कैसे किसी को पसंद कर सकती हूं? पसंद तो मां तुम्हें ही करना है, जिस किसी को पसंद कर लो। बुढ़िया बोली, पागल लड़की, जिस किसी को नहीं, राजा को पसंद कर लो। राजा वचन दे गया है, उसका लाभ उठाने का यही उचित अवसर है। ऐसा मौका बार बार सभी को नहीं मिलता। कोई भी राजा सहायता कर सकता है परंतु अपने वचनों से कभी नहीं बंधता। तुम राजा के सामने बिना शर्माए स्पष्ट शब्दों में बोल देना कि राजा को पसंद करती हूं। मैं कितना भी तुम्हें समझाऊं मगर अपने फैसले पर अड़िग रहना। लड़की बोली, मां, परंतु ये तो राजा के साथ धोखा होगा। बुढ़िया बोली, किसी विवाह की इच्छा रखना या उससे विवाह करना कोई धोखा नहीं होता। धोखा उसे कहा जाता है कि अन्य ढंग से धन के लिए विवाह कर ले और मौका मिलते ही धन लेकर भाग जाए। तुम कोई ऐसा करने नहीं जा रही। तू पूरे मन से राजा की रानी बनने को तैयार हो जाओ। लड़की बोली, ठीक है मां, तुम जैसी कहती हो वही करूंगा। शाम ही वैद्य जी आ गए थे और बुढ़िया को दवा दे दिए थे। 2-4 दिन में बुढ़िया भला चंगा हो गई थी। 3-4 दिन तक राजा राज दरबार से बाहर नहीं गया। राज दरबार में ही ऐसा काम आ पड़ा था कि उसे निपटाने में राजा को समय लग गया था। राजा जब खाली हुआ तो मंत्री को लेकर उस बुढ़िया से मिलने निकल पड़ा। राजा के मन में कहीं कहीं वो लड़की घर बना चुकी थी। तभी तो राजा अनायास खिंचता हुआ बुढ़िया के घर के तरफ चला गया। उसके घर पहुंचकर बुढ़िया का हाल चाल जाना। बुढ़िया अब बिल्कुल भला चंगा थी। राजा ने मौका देख पूछ लिया कि माई, तुमने अपनी बेटी का पसंद पूछा। बुढ़िया बोली, क्या बताओ महाराज, उसकी पसंद पहले से तो कोई नहीं है मगर जब से आपको देखी है तब से आपकी ही तरह लड़का उसे पसंद है। लड़की घर के अंदर ही थी। बोली, मां, झूठ मत बोलो। मुझे राजा के तरह नहीं बल्कि राजा ही पसंद है। मैं विवाह करूंगी तो राजा से, वरना विवाह ही नहीं करूंगी। मंत्री बोला, लीजिए महाराज, सुन लीजिए उस लड़की की बात। पहले तो आपको बहरूपिया बता रही थी, अब विवाह करेगी तो आप ही से ये क्या बात हुई? राजा बोला, मंत्री जी, ये ठीक ही कह रही है। मैं अब अपने जैसा लड़का कहां ढूंढने जाऊं? अगर वो मुझे पसंद करती है तो उसका दिल नहीं तोड़ सकता। राजा हूं, प्रजा को खुश रखना मेरा पहला कर्तव्य है और ये मेरी प्रजा की बेटी है। अगर मुझे पसंद कर ली है तो मेरी रानी यही बनेगी। मंत्री बोला, लेकिन महाराज, ये कोई राजकुमारी नहीं है। राजा बोला, राजकुमारी के कोई 4 पैर नहीं होते। राजकुमारी भी एक लड़की होती है और ये लड़की भी एक लड़की है। अगर किसी राजकुमारी और इस लड़की में फर्क है तो वो है सिर्फ कपड़े का। अच्छे वस्त्र में तो ये परी बन जाएगी। राजा बुढ़िया से बोला, माई, तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है। मैं आज ही इसे अपने साथ राजमहल ले जाऊंगा। अब यही मेरी रानी बनेगी। मंत्री का दिमाग चकरा गया था कि नगर में क्या लड़कियों की कमी थी। अरे, इससे तो हमारी बेटी भी भली थी। मगर राजा की भी क्या गजब पसंद है। एक जंगली गंवार को रानी बना लिया। वो मन ही मन जलता हुआ राजा के साथ राजमहल लौट आया। राजा ने उस लड़की के साथ धूमधाम से विवाह कर लिया।
अब वो राज्य की महारानी बन चुकी थी। राजा ने एक लड़की को झोपड़ी से निकल राजमहल में पहुंचा दिया था। राजगुरु राजा के इस फैसले से खुश थे कि राजा को प्रजा से गहरे संबंध के लिए यह विवाह बहुत महत्वपूर्ण था। राजा प्रजा के सर आंखों पर छा गया था। प्रजा राजा से और भी प्यार करने लगी थी, क्योंकि रानी प्रजा की अपनी बेटी थी। परोक्ष रूप से ही सही, राज दरबार में प्रजा की पैठ बन गई थी। रानी के रूप में प्रजा ही महारानी बन बैठी थी, तो राजा भी प्रजा के लिए और भी दयालु हो गया था। इस तरह समय गुजरा। कोई 2 साल गुजर गए। रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया। राजा राजकुमारी के जन्म पर काफी खुश था, मगर उसे अब एक राजकुमार की भी जरूरत थी, जो अगले साल आते आते राजा की ख्वाहिश पूरी हो गई। रानी ने पुनः एक राजकुमार को जन्म दे दिया। इस प्रकार महल में एक राजकुमार और एक राजकुमारी का जन्म हो गया। रानी ने पुत्र के जन्म पर एक मन्नत मांगी थी कि जब पुत्र का जन्म होगा तो रत्ना नदी में राजा के साथ स्नान करेगी। रत्ना नदी राजा के महल से 25 मील दूरी पर जंगल के उस पार बहती थी। नदी से मन्नत मांगने वालों की मुराद पूरी हो जाती थी, ऐसा लोगों का मानना था। खासकर स्त्रियां ही मन्नत मांगा करती थी और मन्नत पूरी हो जाने पर अपने पति के साथ नदी में स्नान करती थी। उसके बाद नदी तट पर विराजमान पुराने खंडहर नुमा मंदिर में विराजमान किसी देवता को लड्डू और वस्त्र चढ़ाती थी। रानी राजकुमार के जन्म के बाद ही राजा से बोली कि महाराज, हम मन्नत पूरा करने के लिए रत्ना नदी में चलकर स्नान कर लेते हैं। राजा बोला, महारानी अभी बच्चा बहुत छोटा है, हम उसे किसी दास दासी के सहारे छोड़कर नहीं जा सकते और साथ ले जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी आप राजकुमार को थोड़ा बड़ा हो जाने दें, फिर हम एक साथ राजकुमार को भी लेकर रत्ना नदी में स्नान करने चलेंगे। हम इतने बड़े हो गए हैं, परंतु कभी भी रत्ना नदी में स्नान करने का मौका नहीं मिला है। रानी राजा की बात मानकर कुछ दिन तो मौन रह गई, परंतु फिर एक दिन राजा से बोली कि महाराज, कोई मन्नत मांगकर उसे भुला नहीं करते, देवता कुपित हो जाते हैं। आप राजा हैं, तो आपके राज्य पर कोई विपदा आ सकती है। आप खुद भी कोई मुसीबत में फंस सकते हैं, या मैं कोई समस्या में उलझ सकती हूं। इसलिए किसी देवता को चढ़ावा चढ़ाने का वादा कर नहीं जाना ठीक नहीं। आप तैयारी करो, हम कल ही चलते हैं। राजा बोला, रानी आप भी क्या खूब घबरा जाती हो? अरे हम वादा करके कोई इनकार तो नहीं कर रहे, वादे से मुकर तो नहीं रहे। हम समय के अनुसार बहुत चढ़ावा लेकर चलेंगे। इस तरह रानी राजा को याद दिलाती रही और राजा कोई ना कोई व्यस्तता बताकर समय टालता रहा। इस प्रकार 12 साल गुजर गए। राजकुमार चंद्रकांत 12 साल का हो गया, तो राजकुमारी चिंता 13 साल की हो गई। रानी को जब ख्याल आया कि राजा के अनदेखी से समय 12 वर्ष गुजर गया है, तो राजा पर बहुत नाराज हुई कि मैं एक गरीब की बेटी हूं, इसीलिए आप मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं 12 साल से आपसे कह रही हूं कि मेरे साथ चलकर रत्ना नदी में स्नान कर लो, परंतु आप तो मेरे को रानी समझते ही नहीं। मैं तो एक आपकी दासी हूं। गलती से 2 बच्चे आ गए हैं। राजा बोला, रानी आप ये कहकर मेरा अपमान कर रही हैं। भगवान जानता है कि मैंने जब से आपको पहली बार देखा था, तब से लेकर अब तक मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आई है। अगर आपको लगता है कि मेरे प्यार में कोई जरा भी कमी है, तो मैं आपके लिए सिंहासन छोड़ देता हूं। आप महारानी बनकर राज चलाओ। रानी बोली, मेरी एक छोटी सी बात मानते नहीं और चले हैं सिंहासन खाली करने। अरे मुझे सिंहासन का क्या करना, आप बस मेरे साथ चलकर रत्ना नदी में स्नान कर लो, फिर उसके बाद मैं आपके सामने कोई इच्छा प्रकट नहीं करूंगी। राजा बोला, रानी अभी नदी बढ़ी हुई है, नदी का पानी उतरते ही हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, हम उन्हें महल में भी छोड़कर जा सकते हैं। रानी बोली, फिर एक बहाना,
मैं अब आपकी कोई बहाना नहीं सुनने वाली। अभी आज ही हम स्नान को निकलेंगे। राजा को रानी के जिद के सामने झुकना पड़ा। वो रानी के साथ स्नान के लिए निकल पड़ा। नदी जंगल पार 25 मील दूर थी। करीब नदी के तट से जंगल का चौड़ाई का दायरा 15 मील का था, तो लंबाई कोई 50 मील से भी ज्यादा था। जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहा करते थे। राजा रानी को लेकर, साथ में अपनी रानी को लेकर चल पड़ा। बरसात का मौसम, चारों तरफ कीचड़ होने के कारण रथ या घोड़े नहीं जा रहे थे, तो राजा को पैदल ही जाना पड़ रहा था। राजा को नदी तट पर जाते जाते बहुत रात हो गई थी। राजा रानी ने नदी तट पर डेरा डाला। राजा के साथ मंत्री जी भी थे। राजा ने कोई सैनिक या सहयोगी साथ नहीं लिया। सारा भार मंत्री जी पर ही था। जब सुबह हुई तो रानी ने स्नान की जिद शुरू कर दी। राजा ने पहले नदी तट पर स्नान कर लिया और रानी से बोला कि ये घर नहीं है, मेरे सामने ही नदी में डुबकी लगा लो, फिर मंदिर के पीछे जाकर कपड़े बदल लेना। रानी बोली, नहीं नहीं, मैं आप सबके सामने कैसे स्नान कर सकती हूं? आप लोग यहां से थोड़ी दूर जाइए, मैं स्नान कर कपड़े बदलकर आपको आवाज देती हूं। राजा बोला, ठीक है, जैसा सोचो। तो राजा थोड़ी दूर पर गया, परंतु नजर तो रानी पर ही थी। रानी नदी में उतरते ही गहरे पानी में चली गई और नदी के धार में बह चली। वो राजा से बचा लेने की गुहार लगाने लगी। राजा और मंत्री जब तक दौड़कर नदी तट पर आए, रानी बहकर दूर जा चुकी थी। आसपास कोई नहीं था कि राजा उससे रानी को बचा लेने का गुहार लगाए। रानी थोड़ी ही देर में राजा के आंखों से ओझल हो गई। राजा नदी तट पर हाथ मलता रह गया। समझ गया कि रानी मर गई। इतनी खतरनाक धार में हाथी का भी बचना मुश्किल है। राजा उदास हो रोता हुआ मंत्री के साथ घर लौट चला। उधर रानी बहती हुई बहुत दूर निकल गई। नदी तट पर एक महात्मा स्नान कर रहे थे। उसने जब देखा कि एक स्त्री बहती हुई जा रही है, उस वक्त रानी नदी के एकदम किनारे से बह रही थी। महात्मा ने अपने अंगोछे का पल्लू पकड़ाकर रानी को बाहर खींच लिया। रानी जब तक पानी में थी तब तक तो ठीक थी, मगर पानी से बाहर निकलते ही बेहोश हो गई। महात्मा का आश्रम नदी के तट पर ही था। वो शिष्यों की सहायता से रानी को अपने कुटिया में ले आए। रानी ऐसी गहरी बेहोशी में चली गई थी कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो वे आगे की बात समझ गए। इस वक्त रानी को बेहोश रहना ही अच्छा है, वक्त आने पर खुद से ठीक हो जाएगी। उधर राजा राजमहल लौट तो रहे थे, परंतु रानी के चिंता में इतना खो गए कि रास्ता ही भटक गए। उन्हें चलते चलते शाम हो गई, मगर वो उसी स्थान पर अपने को पा रहे थे जहां से रास्ता भटके थे। रात होने को आई तो आसमान में काले काले बादल घिराए और बिजली चमकने के साथ भयंकर बरसात शुरू हो गई। राजा और मंत्री बड़ी आफत में घिर गए। आज का दिन कितना मनहूस था, तो रात भी भयानक हो गई थी। राजा को वर्षा से छुपने को स्थान नहीं मिल रहा था। सहसा राजा ने देखा कि सामने ही एक घर है। राजा को लगा कि शायद उसके आग का धोखा है, परंतु मंत्री ने भी बताया कि महाराज, सामने एक घर है, हम उसमें विश्राम कर सकते हैं। राजा उस घर में चला गया। अंदर बहुत सुंदर महल था। राजा बोला, मंत्री जी अब जाकर कुछ जान में जान आई है, परंतु ये घर किसका है? मंत्री बोला, महाराज, हम लोग कई बार इस रास्ते से गुजरे हैं, कभी ये घर नहीं था। हमको तो कोई खतरा लग रहा है, चलिए हम बाहर निकलते हैं। राजा बोला, नहीं नहीं, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अरे हम यहां के राजा है, कोई चोर थोड़े हैं कि किसी के घर में आ भी गए तो भागा देगा। जो भी होगा हमें आश्रय देगा। मंत्री बोला, मगर घर में कोई हो तब तो आश्रय देगा। तभी एक बुढ़िया बाहर निकली और बोली, बेटा घबराओ नहीं, घर तुम्हारा ही है, आराम करो। राजा बोला, हाँ हम आराम करेंगे। दोनों काफी थके थे, सोते ही नींद आ गई।
राजा ने यह भी जानना जरूरी नहीं समझ की ये बुढ़िया कौन है। दोनों की नींद खुली थी तो सुबह हो चुकी थी। राजा मंत्री से बोला कि चलिए जल्दी हम राजमहल लौट चलते हैं। दोनों घर की परिक्रमा करने लगे, मगर बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं था। मंत्री बोला, महाराज इस घर में तो बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं है। तभी बुढ़िया आई और बोली, बेटा दरवाजा तो है, परंतु एक शर्त पर खुलेगा। राजा बोला, बोलो माता, क्या है शर्त तुम्हारी। बुढ़िया बोली, कोई बड़ी शर्त नहीं है, बस एक छोटा सा शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। राजा बोला, लेकिन माई हम विवाहित हैं, मेरे बच्चे भी हैं। बुढ़िया बोली, मैं ये सब नहीं जानती, तुम विवाह कर लो या फिर जिंदगी भर इसी में पड़े रहो। वैसे मेरे पास बेहद कम वक्त है, तीर्थ में जा रही हूं, 100 साल बाद वापस आऊंगी। राजा बोला, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, तुम मेरी बात मान जाओ या फिर इस भवन में सिर पटक पटक कर मर जाओ। मंत्री बोला, महाराज शर्त मान लीजिए, पहले अपनी जान है फिर जहान है, जब आप खुद ही नहीं रहिएगा तो इस जहां का क्या करिएगा। राजा बोला, हाँ माई, हम विवाह को तैयार है। बुढ़िया अपनी बेटी को बुलाई और राजा को सौंप दी कि राजन इसका हाथ पकड़ लो। लड़की बोली, मां मेरी भी एक शर्त है, मैं जब राजमहल जाऊंगी और महल में कुछ भी करूंगी तो राजा मना नहीं करेंगे। राजा बोला, मैं भला रानी को क्यों मना करने लगा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर क्या था, बुढ़िया में घर में एक दरवाजा बना दिया। राजा मंत्री के साथ नई पत्नी को लेकर बाहर आ गया। बुढ़िया और उसकी बेटी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, दोनों डायन थी। बुढ़िया तो प्रख्यात जादूगरनी थी। राजा स्त्री को लेकर महल में आ गया। वो अपने पुत्र पुत्री से बताया कि तुम्हारी मां नदी में बह गई, अब ये तुम्हारी नई मां है। नई रानी बोली, अच्छा तो ये है तुम्हारे बच्चे। वो मंत्री से बोली कि तुम इन दोनों को मेरे मां के पास छोड़ाओ। राजा बोला, रानी आप ये क्या कर रही है। रानी बोली, राजन आवाज नीची करो, अभी आज ही आपने वचन दिया है कि मैं कोई भी काम करूं टांग नहीं अड़ाओगे, और यहां आते ही बदलने लगे। मंत्री तुम देर मत करो, इन दोनों को मेरी मां के पास छोड़ाओ। अब राजा के पास कोई चारा ही नहीं था, सिर झुका लिया और बोला कि जो महारानी कह रही है उस पर अमल किया जाए। मंत्री दोनों बच्चों को उस बुढ़िया के पास छोड़ने चल पड़ा। उधर जो महात्मा रानी को बचाए थे वो अपनी से रानी को ठीक कर दिए और बोले कि बेटी मैं तुम्हें ये छड़ी दे रहा हूं। ये छड़ी दुश्मन गंवार, भूत प्रेत, डायन, राक्षस सबका नाश करने वाली है। तुम इसे ले लो और जल्दी से जंगल के पश्चिम तरफ जाओ। तेरे बच्चों की जान खतरे में है, तुम्हें एक बुढ़िया के रूप में एक डायन मिलेगी, तू उसका नाश कर दे। उसके बाद तुम्हें अपने पति को भी बचाना है। आगे का मार्गदर्शन ये छड़ी खुद करेगी, तुम जल्दी जाओ। रानी अपने आप उस स्थान पर पहुंच गई जहां बुढ़िया थी। रानी ने देखा मंत्री उसके दोनों बच्चों को लेकर आ गया है। बुढ़िया कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही है। बुढ़िया बच्चों को नुकसान पहुंचाए। रानी वहां पहुंच गई। बुढ़िया और खुश हुई कि मां के साथ बच्चे भी चंगुल में आ गए। मैं एक साथ सबको मारूंगी, अब मेरी बेटी अकेले राज करेगी। रानी ने बिना देर किए छड़ी का स्पर्श करा दिया। बुढ़िया सूखी लकड़ी की तरह जल गई। मंत्री रानी को देखकर बहुत खुश हुआ कि महारानी आप जिंदा हो, आप मेरे राजा को बचा लो, उनकी जान खतरे में है। एक राक्षसी तो राजा से विवाह कर ली है, उसी ने राजकुमार और राजकुमारी को यहां भेजवाया था। रानी बोली, मंत्री जी आप चिंता ना करो, डायन का भी वही हाल होगा जो उसकी मां का हुआ है। रानी राजमहल में पहुंच गई तो नई रानी राजा को आदेश दी कि इस दाया को महल से बाहर करो। ये कौन है और तुम्हारे बच्चों को लेकर यहां कैसे आ गई? मैं अब इस सबको कच्चा चबा जाऊंगी। रानी ने बिना देर किए डायन से छड़ी का स्पर्श करा दिया। क्षण भर में डायन जलकर मर गई। फिर से राजा रानी
अपने राज्य में राज करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।